हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, लास्ट की 4 वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल्स करे थे कूलम्स लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड, जिसमें 2 लेक्चर्स बेसिक क्वेश्चंस के थे, 2 लेक्चर्स एडवांस न्यूमेरिकल्स के थे और ये 5वां लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद एक्सरसाइज है। इस चैप्टर से रिलेटेड 7 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में दे रखे हैं, वो मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे, कोई नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मैं आपको उसकी भी असाइनमेंट, उसकी भी सॉल्व सॉल्यूशंस आपको मैं दूंगा। हालांकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, वो आपको अपने आप आ जाने चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद नहीं आते हैं तो मुझे आप बता सकते हैं। फिलहाल एनसीईआरटी के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल से। इसमें कुछ थ्योरी के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है बच्चे कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। कोई एक मेटल का स्फीयर है, ये इस तरीके से मेटल का स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज फैला है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये न्यूट्रल है। हम चाहते हैं कि ये चार्ज हो जाए इधर पॉजिटिवली और इधर नेगेटिवली बिना इसे छुए। तो कैसे कर सकते हैं? छूने का मतलब है कंडक्शन से तो कर सकते थे इसे, लेकिन बिना कंडक्शन के करना है। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे प्यारे, ये यहाँ पे इस तरीके से जो चार्ज न्यूट्रल स्फीयर था, इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे ताकि इसका चार्ज नीचे लीक आउट ना हो जाए छूने से। तो रखने के बाद एक हम पहले से ही नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट की रॉड लाएंगे। एबोनाइट की रॉड जो नेगेटिवली चार्ज है, इसको जैसे ही हम इस मेटल स्फीयर के पास में लाएंगे तो ये मेटल स्फीयर में से किसको अट्रैक्ट कर लेगी? पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ बुला लेगी। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये ओवरऑल चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका जो राइट साइड है उसको हम अर्थ कर देंगे बाय कनेक्टिंग अ वायर टू द स्फीयर टू द अर्थ, जिसकी वजह से इसका काफ़ी सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में फ्लो हो जाएगा। बोले सर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं फ्लो हो जाएगा? क्यों नहीं फ्लो हो जाएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को होल्ड करे रखेगा, रोके रखेगा। इसकी वजह से पॉजिटिव तो यहीं रुका रहेगा, लेकिन नेगेटिव वाला नेगेटिव को धक्का मार के अर्थ के अंदर भेज देगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा सारा। उसके बाद हम अर्थिंग हटा देंगे और अर्थिंग हटाने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रुका हुआ था, अगर उसके बाद ये रॉड भी यहाँ से हटा दी जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैल जाएगा। तो जो पहले न्यूट्रल स्फीयर था अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस तरीके से किसी हम स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं विदाउट टचिंग इट। जैसे इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, ऐसे इसे नेगेटिवली चार्ज कर सकते थे। अगर ये रॉड पॉजिटिव लाते तो यहाँ नेगेटिव होल्ड हो जाता और नेगेटिव रह जाता। नेगेटिव लाए हैं तो पॉजिटिव रुक गया और ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, टाइम दे रखा है हर एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। देन हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम टू अदर बॉडी। कह रहे हैं अगर 1 सेकेंड में इतने चार्जेस जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा इतने चार्जेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होने के लिए। तो बेटा सबसे पहले 1 सेकंड में अगर इतने चार्ज जा रहे हैं या इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने में इतना समय लग रहा है, तो इतना चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा वो निकालने के लिए पहले आप ये निकाल लीजिए कि 1 कूलम में आखिरकार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। देखिए उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइम में ट्रांसफर होते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में होंगे, यूनिटरी मेथड से निकाल लिया जाएगा। तो एक कूलम में कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालें, क्यू का फॉर्मूला है n इंटू ई। क्यू दे रखा है 1, n ई की वैल्यू होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो n हो गया आपका 1/1.6 इंटू 10⁻19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 6.25 इंटू 10⁻18
इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे एक बात बता दूं, एनसीईआरटी में इसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, बट उनको सॉल्व करने का उनका अपना तरीका है और मेरा अपना तरीका है। मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। बुक का आपको ज़्यादा आसान लग रहा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ये लग रहा है तो आप ये कर सकते हैं। फिलहाल इतने इलेक्ट्रॉन्स यानी एक कूलम में होते हैं, तो यूनिटरी मेथड पे आ जाइए भाई। 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स कितना टाइम, टेक्स 1 सेकेंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा, 1/10⁻19 सेकेंड। और हमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराने हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कराने में 10⁻18 सेकेंड लगेंगे। इसको सेकेंड्स में दे रखा है, सेकेंड्स में ये से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चे, ये जो आंसर आएगा ये आपका सेकंड्स में आएगा। अरे बेटा यहाँ पे 10⁻9 है, 9 कर लीजिए। ये जो आंसर आएगा ये आपका सेकंड्स में आएगा, और अगर आप उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस आंसर को डिवाइड कर दीजिए पहले 365 से, ताकि डेज़ में फिर आवर्स में, इस तरीके से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स में। पहले 60 से डिवाइड करने पर मिनट में, फिर आवर में, फिर डे में, फिर ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर्स और 200 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। चेक करिए इसे। फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहे हैं कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में कि एक कप पानी में कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि अगर एक कप की बात कर रहे हैं तो एक कप में पानी कितना होता है वो कैसे पता करें। बोले सर कप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो हम कितना पानी लें। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि एक कप ऑफ वाटर में जनरली 250 ग्राम्स ऑफ वाटर कंसिडर किया जाता है। तो हम मान लें कि एक कप पानी में 250 ग्राम ऑफ वाटर भरा हुआ है। वाटर का मतलब होता है H2O, जिसमें एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O की बात करें तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो बेटा जो 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, हर एटम के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 हाइड्रोजन के अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो उसके अंदर 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर हमें ये निकालना है कि एक कप पानी में कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहले ये देखिए कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक मॉलिक्यूल में इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव चार्ज है तो उतने मॉलिक्यूल्स में कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले ये निकालिए कि 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मोल कंसेप्ट में आपको समझाया गया है कि बेटा 18 ग्राम ऑफ वाटर होता है जो इसका मोलर मास होता है। 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो प्यारे 1 ग्राम में कितने होंगे वो निकाल लीजिए, और 250 ग्राम में कितने होंगे मॉलिक्यूल्स वो निकाल लीजिए। 6.022 × 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे और आंसर मैच करेंगे। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। बच्चे एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो 10 प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो अगर हम पहले पॉजिटिव चार्ज निकालें, पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, तो हमें मालूम है एक मॉलिक्यूल के अंदर अभी आपने देखा 10 प्रोटॉन्स का चार्ज है। 10 प्रोटॉन्स का मतलब हो गया 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 10 प्रोटॉन्स पे इतना चार्ज होगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स पे कितना होगा, इतने मॉलिक्यूल्स पे निकालने के लिए, एक मॉलिक्यूल पे इतना, तो इतने मॉलिक्यूल्स पे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक मॉलिक्यूल पे इतना
तो इतने मॉलिक्यूल्स पे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इतने कूलम का चार्ज आएगा जो कि आपका निकल के आएगा प्लस 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। टोटल कौन सा? टोटल पॉजिटिव चार्ज। और बेटा मालूम है जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज की भी बात करें अगर तो वो भी कितना ही होगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, ये इस तरीके से आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका फोर्थ एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, पढ़ लीजिए एक बार। पॉज करके पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। बोल रहे हैं कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ बिटवीन 2 स्टेशनरी मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर। बेटा चाहे कूलम्स लॉ में फोर्स की बात करें वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होती है। दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। करना क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, उसे कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब रेशियो निकालना है, रेशियो। तो बहुत सिंपल है, पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस और मासेस अगर सेम डिस्टेंसेस पे रखे गए हैं दोनों पार्टिकल, तो आर स्क्वायर कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, G नीचे ही रह जाएगा। और Q1 Q2 बच्चे क्योंकि दोनों एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों पे चार्ज सेम होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज E और प्रोटॉन पे भी चार्ज E। वैल्यूज डालेंगे, साइन नहीं डालेंगे। मासेस की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन डालेंगे। ये आप सारी वैल्यूज जब डालेंगे, ऊपर E स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, प्रोटॉन का 1 यहाँ दे रखे हैं 1.6, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन 67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और यहाँ पे G की वैल्यू कितनी होती है बेटा 6 पॉइंट, यहाँ पे आपकी नहीं लिखी है, आपको याद होनी चाहिए 6.67 इंटू 10⁻11, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9। इस तरीके से वैल्यूज़ आप डालिए सारी, इसे कैलकुलेट करिए, दोनों का रेशियो निकालिए। दोनों का रेशियो निकलेगा 2.4 इंटू 10⁻39। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आ गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। ऐसे ही यूनिट कोई नहीं होगी क्योंकि दोनों फोर्सेज है, न्यूटन न्यूटन कट जाएगी। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, फॉर 2 प्रोटॉन्स, यानी आपको प्रोटॉन के बीच दोनों फोर्सेज का रेशियो निकालना है। तो सब कुछ ऐसे ही होगा, यहाँ से ये ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे ये है क्योंकि 2 प्रोटॉन्स के बीच रेशियो निकालना है प्यारे, तो ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऊपर आपका आ रहा है Q1 Q2 दोनों प्रोटॉन्स हैं, तो दोनों आप प्रोटॉन्स का चार्ज लेंगे, और नीचे दोनों प्रोटॉन्स हैं तो मास भी दोनों प्रोटॉन्स का लेंगे। बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और G सेम रहेगा। वैल्यूज डालिए, प्रोटॉन दोनों प्रोटॉन का चार्ज आपको मालूम है, दोनों मासेस का चार्ज मालूम है, सॉरी दोनों प्रोटॉन्स का मास मालूम है। वैल्यू निकालिए, आंसर निकालिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9 इंटू 10⁻9, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, और सॉरी 11 नहीं -11, और ये आपका हो गया कितना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, और नीचे भी दोनों प्रोटॉन्स हैं तो 1.67 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी 1.3 इंटू 10⁻36। नेक्स्ट क्या है, बोल रहे हैं एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। किस किस के बीच, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अभी एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन,
एक दूसरे को खींचेंगे, खींचने से फोर्स लगेगी, उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, वो भी दोनों की अलग अलग। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्योंकि F/m होता है, तो पहले दोनों के बीच फोर्स निकालनी होगी। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दोनों के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 9 × 10⁹। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम होता है 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर। डिस्टेंस दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर का स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये फोर्स आपकी निकल के आएगी 2.3 × 10⁻8 न्यूटन। अब चूंकि आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की अलग और प्रोटॉन की अलग, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, इसका भी फोर्स अपॉन मास, लेकिन यहाँ फोर्स तो दोनों में सेम लगेगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम होंगी, बट मासेस दोनों के अलग होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2.3 × 10⁻8 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। यहाँ पे फोर्स वही होगी 2.3 × 10⁻8 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27। दोनों से कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे, मैच करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये आ रही है या नहीं आ रही है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे। थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बड़े हैं, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं देखिए ज़रा, बोल रहे हैं चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। ठीक है, डायग्राम आपको दे रखा है। अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय इंसुलेटिंग हैंडल इज, इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर एक दूसरे को रख दिया है ए और बी को, ए और बी को। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टिंग फोर्स ऑफ रिपल्शन ए इज नोटेड। इन दोनों पे जो फोर्स लग रही थी ए पे वो नोट करी। ठीक है, नोट करने के बाद क्या किया, ए ऐसा करते हैं दोनों पे चार्ज मेटेलिक स्फीयर, अनदर चार्ज मेटेलिक हेल्ड बाय इंसुलेटिंग स्टेयर। ठीक है, लेट इसका चार्ज ले लेते हैं QA, इसका चार्ज ले लेते हैं QB, 10 सेंटीमीटर पे रखे हैं। इन दोनों के बीच जो फोर्स होगी बच्चे F A और B के बीच, ये होगी K QA QB अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, मीटर में करके 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या किया, स्फीयर A एंड B आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर C एंड D रेस्पेक्टिवली। बेटा A को जब C से टच करेंगे, C क्योंकि अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये चार्ज इसका इस पे चला जाएगा, QA था तो दोनों पे एवरेज हो जाएगा QA/2, इस पे हो जाएगा QA/2, और A पे भी मतलब C पे जो था और A पे नया चार्ज कितना रह जाएगा, QA/2। ठीक है, दोनों पे QA/2। ऐसे ही B को जब C से टच कराएंगे तो यहाँ पे देखिए A को C से टच कराया तो दोनों पे चार्ज हो गया QA/2 और QA/2। B को D से टच कराया, D भी अनचार्ज था तो B का चार्ज इस पे ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का सेम ना हो जाए, दोनों पे हो गया QB/2। तो अब ये देखिए जो A पे चार्ज था वो बचा QA/2 और B पे चार्ज था वो QB/2। अभी बोल रहे हैं, अभी उन दोनों को दिया ब्रॉट क्लोजर टू A, B इज ब्रॉट क्लोजर टू A, B को A के पास में ले आए, कितना पास में, 5 सेंटीमीटर। मतलब पहले डिस्टेंस अगर 10 था तो नया डिस्टेंस 5 कर दिया, डिस्टेंस आधा कर दिया, पहले से आधा कर दिया। पहले R था और जो नया डिस्टेंस R' है वो R/2 कर दिया। तो बोल रहे हैं कि बताइए स्फीयर एंड C आइडेंटिकल साइज, इग्नोर द साइज ऑफ A एंड B इन कमर। पूछा क्या है भैया, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ A ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। अब पूछा है पहले अगर A पे इतनी फोर्स लग रही थी, अब A पे कितनी फोर्स लगेगी इसे पास में लाने से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नई फोर्स निकालनी है A और B के बीच या A पे, तो चार्ज तो A पे बचा QA/2, B पे हो गया QB/2 और डिस्टेंस भी दोनों के बीच हो गई R/2, इसका स्क्वायर। इसे स्क्वायर करेंगे, ये अपॉन 4 होगा, ये भी अपॉन 4 होगा, कट जाएगा, आ गया QA QB अपॉन R स्क्वायर। यानी आप देखिए ये तो इसके बराबर है, इसका मतलब A पे जो नई फोर्स है FAB' वो पुरानी वाले फोर्स के
इक्वल ही रहेगी। तो आप लिख दें फोर्स विल रिमेन सेम एज ऑब्जर्व इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है, कहा गया है कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q are placed at the vertices of equilateral triangle of side L. What is the force on charge capital Q placed at centroid? वर्टिसेस पर ट्राइंगल की 3 चार्जेस रखे हैं और सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा है, उस पर नेट फोर्स निकालनी है। बच्चे ये क्वेश्चन करने से पहले एक जनरल कंसेप्ट आपको फैक्ट बता दूं, जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये न्यूमेरिकल शॉर्ट स्टेप्स में जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे स्क्वायर में मैंने आपको बताया था, अगर साइड A है तो उसकी जो डायगनल होगी वो √2a होगी और उसकी डायगनल की आधा पार्ट a/√2 होगा। ऐसे ही ट्राइंगल में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये इस तरीके से ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड L है, तो मीडियंस का इंटरसेक्शन जहाँ पर होता है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मीडियंस के इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड। लेट इट बी डिनोटेड बाय O। तो बेटा ये होता है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो सेंट्रॉइड इस एल्टीट्यूड को, ट्राइंगल की एल्टीट्यूड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये 2x है तो ये 1x होगा। इसकी हेल्प से L के टर्म्स में ये कितनी बड़ी साइड होगी, ये कितनी बड़ी साइड होगी, ये कई न्यूमेरिकल्स में हमें काम में आएगा, जिसको हम एक बार डिराइव कर लेते हैं, फिर आगे आप डायरेक्टली याद रखेंगे। अगर हमें ये वाली साइड निकालनी पड़े कि सेंट्रॉइड से वर्टिसेस का कितना डिस्टेंस होगा, ये 2x, ये 2x, 2x कितना होगा, ये निकालने के लिए यहाँ ऐसा करेंगे कि ये एंगल 60 डिग्री है तो आप साइन 60 लेंगे। किस ट्राइंगल में, AB, इस पॉइंट को हम D नाम दे दें। ट्राइंगल ABD में साइन 60 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइड इसकी कौन सी है, थीटा के सामने वाली कौन सी है, AD, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AB। AD की जगह हम लिख सकते हैं दिस प्लस दिस यानी 3x, और AB की जगह लिख सकते हैं L, और साइन 60 होता है बेटा √3/2। इससे अगर हम x निकालें तो ये हो जाएगा √3/2 L, और 3 नीचे आके ये हो जाएगा इंटू 3। और बच्चे इसे रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो √3 इंटू √3 3, और 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, L/2√3। ये x आ गया इस तरीके से। ऐसे ही अगर आपको 2x चाहिए तो इसे डबल कर दीजिए, डबल से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, L/√3। तो आप ये देख लीजिए 2x का मतलब आपका AO जो डिस्टेंस है, एक AO डिस्टेंस आपका निकल के आ गया L/√3, और जितना AO होगा उतना ही BO होगा, उतना ही OC होगा, जितना OA होगा उतना OB होगा और उतना ही OC होगा। ठीक है, ये तीनों L/√3 होंगे। इस फैक्ट का आप ध्यान कर लीजिए कि सेंट्रॉइड से वर्टिसेस की डिस्टेंस L/√3 होती है अगर ट्राइंगल की साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड L है। फिलहाल इसको दिमाग में रखते हुए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं इस तरीके से वर्टिसेस पर, एक यहाँ Q, तीनों इक्वल है, Q1, Q2, Q3 इक्वल टू Q, तो तीनों पे हम Q साइन का चार्ज प्लस Q साइन प्लस Q वाला चार्ज यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे, इसका नाम रखते हैं A, B, C, और सेंट्रॉइड जो है प्यारे, ये मीडियंस का इंटरसेक्शन हमने यहाँ बनाया। ये जो सेंट्रॉइड है O, इस पे चार्ज कौन सा रखा हुआ है, कौन सा रखा है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज, कैपिटल Q। सेम साइन लिखा है, इसका मतलब अगर ये वाले प्लस लिए हैं तो ये भी प्लस ही लेंगे आप। ठीक है प्यारे, अब ये देखिए अगर इस क्वेश्चन में इस पे नेट फोर्स पूछी है आपसे कि कितनी होगी, तो पहले आप ये देखेंगे इस पे फोर्स कितने लोग लगाएंगे। ऑब्वियसली इसके पड़ोस में 3 लोग बैठे हैं तो तीनों इस पे फोर्स लगाएंगे, उसका डायरेक्शन निकालिए, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। बताइए सबसे पहले A प्लस वाला है, ये प्लस वाला इस प्लस को कहाँ ले जाएगा, धक्का मारेगा, तो इस फोर्स का नाम हो गया F/O ड्यू टू A। ऐसे ये B वाला प्लस का है, प्लस वाला इसे कहाँ ले जाएगा, धक्का मारेगा इधर की तरफ, इस फोर्स का नाम हो गया F/O ड्यू टू B। ऐसी प्लस Q वाला इसे धक्का मारेगा, इस प्लस Q को कहाँ जाएगा, ऐसे इसका नाम हो गया फोर्स ऑन O ड्यू टू C। अच्छा बेटा अब ये देखिए 3 फोर्सेज आपके पास आ गई। अब उसके बाद ये देखना होता है ये फोर्सेज इक्वल तो नहीं है, बिल्कुल इक्वल होंगी, क्योंकि ये जो तीनों फोर्सेज लग रही हैं कैपिटल Q पे, ये तीनों
स्मॉल क्यू की वजह से लग रही हैं और डिस्टेंस भी तीनों तरफ से सेम है। तो तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो हम यहाँ पे नीचे हमें लिख लेना चाहिए कि तीनों फोर्सेस इक्वल होंगी। अब तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले दो फोर्सेस लेंगे। चलो FOC और FOB ले लेते हैं बच्चे। इन दोनों का रिजल्टेंट जो कितने एंगल पर होंगी, ऑब्वियसली ये पूरा 360 होता है। 360 को 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो 120 हो जाएगा। ये जो 120 डिग्री पे दो फोर्सेस लग रही हैं, इनका रिजल्टेंट इसके बीचों बीच आएगा। पहले हम ये F' निकाल लें कि कितना होगा। F' का फॉर्मूला क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है FOB FOA, तो FOA स्क्वायर प्लस FOB स्क्वायर प्लस 2FOA FOB और cos 120। बच्चे FOA और FOB बराबर हैं तो इसकी जगह भी FOA लिख दे रहे हैं, यहाँ भी FOA लिख दे रहे हैं और ये FOA 2 FOA स्क्वायर हो जाएगा और cos 120 होता है -1/2। ये कटा बच्चे, ये FOA स्क्वायर और ये -FA स्क्वायर ये कट गया, बचा सिर्फ √FOA स्क्वायर जो कि कितना आ गया आपका अंडर रूट हट जाएगा FOA। ये इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स आ गई F' कितनी आ गई FOA। अब दो फोर्सेस बची जिनका रिजल्टेंट निकालना है, एक ये और एक ये। अरे ऊपर F' नीचे FOA अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं और F' खुद FOA के बराबर है। बेटा दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से, जिसकी वजह से नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 0। तो ये इसका आंसर हो गया। लिखने के बाद थ्योरी आप ये आंसर लिख देंगे। फिलहाल इस चीज़ से जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से वर्टिस तक जो लेंथ होती है वो L/√3 होती है। ऐसे ही एक कंसेप्ट और दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे आपने देखा कि दो फोर्सेस अगर 120 डिग्री पे लग रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट उन दोनों के ही बराबर आता है, FOA ही आया। दूसरी बात, अगर तीन फोर्सेस अगर एक दूसरे से एक ही पॉइंट से लग रही हैं इस तरीके से 120 डिग्री पर तीन फोर्सेस, वो भी इक्वल फोर्सेस अगर एक्ट कर रही हैं तो आपने देखा तीन इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट यहाँ क्या आया 0। ये आप एक थ्योरम की तरह भी याद रख सकते हैं कि 3 इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट एट 120 डिग्री एंगल विद ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट है आपका 1.7 क्वेश्चन NCERT का। देखिए NCERT का ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। फिर से ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ट्रायंगल के चार्जेस रखे हैं अब की बार Q एंड -Q। एक जगह यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे रखा है +Q, यहाँ रखा है +Q और A पे रखा हुआ है -Q। ये एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। ये ट्रायंगल बन रहा है जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ कितनी है L है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन तीनों चार्जेस पे जो कि A, B और C पर रखे हैं, इन तीनों पे रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालनी है, तीनों की अलग अलग। तो चलो पहले A पे जो चार्ज रखा है उस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालें कि इस +Q पे कितनी लगेगी। तो पहले ये देखिए कि इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। ऑब्वियसली C और B वाला लगाएगा, उसकी डायरेक्शन बनाइए फिर रिजल्टेंट निकाल लीजिए। चलिए डायरेक्शन बनाते हैं। बच्चे बताइए ये -Q वाला इस +Q को कहाँ ले जाएगा? ऑब्वियसली अपनी तरफ खींचेगा, तो इस फोर्स का नाम रख दे रहे हैं F/A ड्यू टू C। और ये प्लस वाला इसे कहाँ ले जाएगा? धक्का मारेगा इधर की तरफ, तो इस फोर्स का नाम लिख दे रहे हैं F/A ड्यू टू B। ठीक है बच्चे, क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी? हाँ बिल्कुल, ये भी Q और Q के बीच में है और ये वाली भी Q और Q के बीच में, डिस्टेंस भी सेम है तो फोर्सेस इक्वल होंगी। एंगल कितना होगा दोनों के बीच? एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, क्योंकि इधर वाला 60 डिग्री होगा। अब दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट बीच में आएगा, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे फिर से समझ लीजिए। 2 इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री पे लगती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है देखिए ज़रा। F = √FAB² + FAC² + 2FAB FAC cos 120। वहाँ ठीक है, cos 120 होता है बेटा -1/2। FAB और FAC की जगह भी FAB ही लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, जितनी इधर से उतनी इधर। और ये 2FAB 2FAC हो जाए 2FAB²।
बच्चे ऐसा करने से ये 2 से 2 कटा माइनस एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर कटा और इसका अंडर रूट सिर्फ क्या बचेगा, एफ ए बी स्क्वायर का अंडर रूट बचेगा एफ ए बी। एफ ए बी का फॉर्मूला लगा दीजिए के क्यू ए क्यू बी अपॉन ए बी स्क्वायर। के की जगह आप लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए और बी पे चार्ज देखिए, ए पे प्लस क्यू रखा है और बी पे भी प्लस क्यू, साइन यहाँ कंसिडर नहीं करना है तो सिर्फ वैल्यू की बात करें, क्यू और क्यू मिलकर हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ए बी, ए से बी तक डिस्टेंस कितना है, एल स्क्वायर। तो ये आपका फोर्स ऑन ए आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है भैया कि बी पे कितनी फोर्स लगेगी। बेटा बी पे 2 लोग फोर्स लगाएंगे, ए और सी। बताइए ए वाला प्लस वाला इसे कहाँ ले जाएगा, ऑब्वियसली ऐसे धक्का मारेगा एफ ऑन बी ड्यू टू ए, और ये सी वाला माइनस वाला इसे कहाँ ले जाएगा, प्लस वाले को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, दोनों के बीच का एंगल 120 होगा, रिजल्टेंट बीच में आएगा। जैसे आपने यहाँ निकाला था वही रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। तो बी वाले पे भी जो फोर्स है वो फोर्स ऑन बी भी सेम लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। चलिए ए वाले पे देखते हैं, सॉरी सी वाले पे देखते हैं। सी वाले पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए और बी। ए वाला प्लस क्यू, इस सी को माइनस क्यू को कहाँ ले जाएगा, प्लस वाला अपनी तरफ खींचेगा। इस फोर्स का नाम हो गया एफ ऑन सी ड्यू टू ए। ऐसे ही ये प्लस क्यू इस माइनस को कहाँ ले जाएगा, अपनी तरफ। इस फोर्स का नाम हो गया एफ ऑन सी ड्यू टू बी। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा। इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले एंगल बताइए कितना होगा, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी निकालने के लिए, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए एफ सी बी। लेकिन बच्चे ये देख लीजिए कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल तो नहीं है। बिल्कुल ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, क्योंकि ये वाला Q और माइनस Q के बीच जो फोर्स है वही Q और माइनस Q के बीच फोर्स है। सेम फोर्स, डिस्टेंस भी सेम, फोर्स सेम होगी। तो यहाँ पर भी एफ सी ए स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पर भी एफ सी ए स्क्वायर लिख लीजिए, और यहाँ पे 2 एफ सी ए स्क्वायर कॉस 60 होता है 1/2। 2 से 2 कटा, कितना हो गया ये पूरा अंडर रूट में 3 टाइम्स एफ सी ए स्क्वायर, जिसका अंडर रूट करेंगे तो ये 3 अंडर रूट में एफ सी ए आ जाएगा। एफ सी ए का फॉर्मूला डाल दीजिए, के क्यू सी क्यू ए अपॉन सी ए स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी और ए पे दोनों पे क्यू क्यू चार्ज हैं तो क्यू स्क्वायर, और सी से ए तक का अगर डिस्टेंस देखें तो वो एल है, तो ये एल और √3 और लगा हुआ है, तो चाहे कहीं भी, चाहे यहाँ √3 और आएगा। ये फोर्स ऑन सी आ गई। इस तरीके से ये 7 न्यूमेरिकल्स थे बच्चे हमारे एनसीईआरटी में, कूलम्स लॉ पे बेस्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड। ये 7 एग्जाम्पल्स मैंने एनसीईआरटी करा दिए हैं। आगे अब इसी चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना है, और ये आप एनसीईआरटी की अपनी एक कॉपी बना लीजिए, उसमें सारे जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज है वो आप एक साथ सारे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में सेम एज इट इज़ क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के पेपर में आ जाता है विद सेम वैल्यूज़, इसलिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करिए। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, जितने लोग भी मेरी ये वीडियो लेक्चर देख रहे थे अपनी प्रेजेंट मार्क करें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। कीप डूइंग हार्ड वर्क in physics with all other subjects. Thank you very much.